हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल, जिसे हम फाइनाइट स्क्वायर वेल के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी जिसका नाम था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जिसे हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी बोलते थे। वहां पर पोटेंशियल वेल जो था वो इनफाइनाइट था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक श्रोडिंगर इक्वेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसे हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल या फाइनाइट स्क्वायर वेल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आपका रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल या फाइनाइट स्क्वायर वेल होता है उसको हम ग्राफिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस होगी, जिसके अलोंग हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल Vx को डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी। यहाँ पर जो हमारे पास वेल होगा उसकी एक फाइनाइट डेप्थ होगी, और उस फाइनाइट डेप्थ को हम वी नॉट से डिनोट करेंगे। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल वेल है हमारा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और इस पोटेंशियल वेल की जो विड्थ है वो यहाँ पर ए है। तो ये जो हमारे पास एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट हमारे पास x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट होगा, और ये हमारे पास x इक्वल टू a वाला पॉइंट होगा। तो ये हमारे पास इसकी विड्थ रहने वाली है। यहाँ पर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और ये पार्टिकल जो है वो एक बाउंड पार्टिकल है। मींस वो उसकी जो एनर्जी होगी यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी रहने वाली है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में बाउंड रहता है ड्यू टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, उसी तरह से यहाँ पर हमारा पार्टिकल जो है जिसका मास m है वो इस पोटेंशियल वेल में बाउंड है, और इसकी एनर्जी जो है इस पार्टिकल की वो नेगेटिव होगी, और उस एनर्जी को हम E लेस देन 0 से डिनोट करेंगे, और वो नेगेटिव एनर्जी को हम मान लेते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो माइनस W के बराबर है, जहां पर W जो है वो बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको तीन रीजन जो हैं वो फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक है हमारे पास फर्स्ट रीजन, ये है हमारे पास सेकेंड रीजन, और ये है हमारे पास थर्ड रीजन। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पार्टिकल की V, वो 0 रहने वाली है। इस रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पार्टिकल की वो माइनस V0 रहने वाली है, और इस रीजन में अगेन जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी पार्टिकल की वो 0 रहने वाली है। तो अगर हम रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल या फाइनाइट स्क्वायर वेल को मैथमेटिकली डिनोट करना चाहें तो हम कैसे डिनोट करेंगे कि x लेस देन 0 के लिए मींस फर्स्ट रीजन के लिए v 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन a के लिए जो हमारी पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस वी नॉट होगी, और x ग्रेटर देन a के लिए मींस थर्ड रीजन के लिए v जो है वो 0 रहने वाला है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दो व्यूज की बात करेंगे। पहले हम क्लासिकल व्यूज की बात करेंगे कि क्लासिकली हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, फिर हम क्वांटम मैकेनिकल व्यू के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार क्वांटम मैकेनिकली हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। एक बात तो यहाँ पर एक जो है वो श्योर रहेगी कि जो हमारे पास पार्टिकल की एनर्जीज होंगी इस पोटेंशियल वेल में वो आर्बिट्रेरी एनर्जी नहीं होंगी, वो डिस्क्रीट एनर्जीज होंगी। इसको भी हम इसी लेक्चर में प्रूव भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आपको एग्जाम में ये बनाना है। आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसके थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बना लीजिए रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल, जिसे हम फाइनाइट स्क्वायर वेल भी बोलते हैं। लेट अस कंसीडर पार्टिकल whose potential energy has the shape of a well and is given by। तो सबसे पहले हम एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे जिसका मास हमारे पास m होगा। हम मान लेते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है वो एक वेल शेप का है, और उस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा Vx जो है वो 0 होगा। किसके लिए? फॉर x लेस देन a के लिए। मींस रीजन 1 में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 रहने वाली है। Vx जो है वो माइनस वी नॉट के बराबर होगा फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a, ये हमारे पास होगा। और हमारे पास ये सेकेंड रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, और x ग्रेटर देन a में मींस थर्ड रीजन में हमारा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन जो है वो 0 रहने वाला है।
0 फॉर x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमारे पास v नॉट जो है वो डेप्थ ऑफ द वेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल a जो है वो विड्थ ऑफ द वेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अस कंसीडर दैट पार्टिकल इज बाउंड टू द वेल सो दैट टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है वो इस पोटेंशियल वेल में बाउंड है। तो यहाँ पर बाउंड पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो लेस देन 0 होगी। तो हम मान लेते हैं कि ई जो है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर है, जहां पर डब्ल्यू जो है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास स्टार इक्वेशन होगी। अब हम बात करते हैं क्लासिकली यहाँ पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा। क्लासिकल व्यू, टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। सो E इज इक्वल टू के प्लस वी। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी E माइनस वी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अगर हम रीजन 1 एंड 3 की बात करें, वहां पर V जो है वो 0 है, इसे हम सेकेंड इक्वेशन देंगे। तो V इक्वल टू 0 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यूजिंग 2 in 1 K इज इक्वल टू E आ जाएगा। ये हमारे पास रीजन 1 एंड 3 की बात हो रही है। तो हमारे पास स्टार इक्वेशन के अकॉर्डिंग E जो है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर है। तो स्टार इक्वेशन को 3 में यूज कर देते हैं। यूजिंग स्टार इन 3 वी गेट K इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन होगी। मींस यहाँ पर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव निकल के आ रही है। कौन से रीजन में? फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी माइनस डब्ल्यू निकल के आ रही है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो माइनस डब्ल्यू निकल के आ रही है। बट क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। मींस एक ऐसा पार्टिकल जो कि बाउंड पार्टिकल है जिसकी टोटल एनर्जी लेस देन 0 होगी, वो कभी भी इस फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पार्टिकल को फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर वो 0 होगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। तो पार्टिकल होगा कहाँ? पार्टिकल हमेशा क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसी वेल के अंदर होगा और इसी वेल की दीवारों से बाउंस बैक करता रहेगा और वो हमेशा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a के बीच में वन डायमेंशनल मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। ये हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। इसे आप लाइन में लिखेंगे। Thus for regions 1 and 3 kinetic energy becomes negative which is not possible। तो हमने देखा फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव निकल के आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। Thus classically any particle with E less than 0 can't enter regions 1 and 3 and will have to stay within the potential well between x is equal to 0 and x is equal to a। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमारा ये बाउंड पार्टिकल जिसकी टोटल एनर्जी E लेस देन 0 थी वो कभी भी आपको फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी E जो है वो लेस देन 0 है। इसी वजह से फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव निकल के आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपका पार्टिकल जो है वो हमेशा इस लिमिट्स x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a के अंदर ही रहेगा, मींस पोटेंशियल वेल के अंदर ही रहेगा। हेंस द पार्टिकल बाउंसेस बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन साइड ऑफ वॉल टू द अदर। तो पार्टिकल जो है इस दीवार से टकराएगा पोटेंशियल वेल की, यहाँ से टकराकर वो वापस जाएगा, फिर इस दीवार से टकराएगा, फिर वो वापस आएगा। इसी तरह से ये पार्टिकल जो है इसी पोटेंशियल वेल की बाउंड्रीज के अंदर हमें देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। बट क्वांटम मैकेनिक्स हमें क्या कहती है? अब हमारा है क्वांटम मैकेनिकल व्यू। क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये कहती है कि हर एक मूविंग क्वांटम पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल वेल है वो एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल है जिसकी विड्थ जो है वो v नॉट है। हमें पता है F इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस dv अपॉन dx। दिस इज द रिलेशन बिटवीन F एंड v। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास पोटेंशियल फाइनाइट है तो हमें फाइनाइट फोर्स की जरूरत पड़ेगी इस वॉल्स को पेनिट्रेट करने के लिए, जबकि इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के केस में, पार्टिकल इन 1D बॉक्स के केस में, वहां पर हमारे पास पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट था। ये वॉल्स जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही थी। तो जब पोटेंशियल इनफाइनाइट था तो हमें फोर्स भी इनफाइनाइट लगानी पड़ रही थी पार्टिकल को पेनिट्रेट करवाने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो वहां पर पार्टिकल जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। बट यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल फाइनाइट है तो हमें फाइनाइट फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इस पार्टिकल को फाइनाइट फोर्स देनी पड़ेगी ताकि वो इन वॉल्स को पेनिट्रेट करके फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में पाया जाए। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल जो है इन वॉल्स को पेनिट्रेट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, और उसके फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में पाए जाने की जो
प्रोबेबिलिटी होगी वो यहाँ पर नॉन जीरो होगी। तो स्टूडेंट्स इसी कारण से क्वांटम मैकेनिक्स में हमें फर्स्ट एंड थर्ड रीजन के भी वेव फंक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन जो है वो psi1 है, सेकेंड रीजन का वेव फंक्शन जो है वो psi2 है और थर्ड रीजन का वेव फंक्शन जो है वो psi3 है। अब हमें इन्हीं psi1, psi2, psi3 की जो है वो वैल्यूज फाइंड करनी है और वो हम फाइंड करेंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की हेल्प से। क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल का मोशन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का यूज करेंगे वन डायमेंशन वाली, और उसकी हेल्प से हम इन वेव फंक्शंस psi1, psi2 एंड psi3 की जो है वैल्यू जो है वो फाइंड करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल व्यू में। तो आप हेडिंग ना लीजिए क्वांटम मैकेनिकल व्यू। श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट 1D वेव इक्वेशन इज गिवन एज d2 psi by dx square plus 2m by h cut square e minus v psi is equal to 0। ये हमारे पास है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट 1D वेव इक्वेशन, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। अब हम एक एक करके तीनों रीजन्स के लिए वेव फंक्शंस फाइंड करने वाले हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रीजन 1 से। फॉर रीजन 1 v जो है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ पर v को 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। सो इक्वेशन 5 बिकम्स d2 psi1 by dx square plus 2m by h cut square। ये v तो 0 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा e psi इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने फर्स्ट रीजन के वेव फंक्शन को psi1 लिया है तो यहाँ पर psi की जगह psi1 आ जाएगा और इस psi की जगह पर psi1 आ जाएगा। बट e जो है वो हमने माइनस w के बराबर लिया है, तो यहाँ पर e की जगह माइनस w पुट कर दो तो आपको मिलेगा d2 psi1 by dx square plus 2m by h cut square माइनस w psi1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो होगी d2 psi1 by dx square प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2mw बाय h कट स्क्वायर और साथ में हमारे पास है psi1, ये हमारे पास इक्वल टू 0 होगा और इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम सिक्स्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे जो कि थी d2 psi1 by dx square minus 2mw by h cut square psi1 is equal to 0। इस माइनस को हम आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि आइटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा d2 psi1 by dx square प्लस आइटा स्क्वायर 2mw by h cut square psi1 is equal to 0। इस माइनस की जगह हमने आइटा स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस 2mw by h cut square को हम पुट करेंगे एक कांस्टेंट k1 स्क्वायर से। तो आपको लिखना होगा नेक्स्ट स्टेप में d2 psi1 by dx स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर k1 स्क्वायर psi1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी 6a इक्वेशन होगी। यहाँ पर k1 स्क्वायर जो है वो 2mw by h कट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास 7th इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 6a कैन बी रिटन एज, इसका जनरल सोल्यूशन आपको psi1 की वैल्यू देगा जो कि होगा a e की पावर k1x प्लस b e की पावर माइनस k1x, जहां पर a एंड b जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं। ये हमारे पास 8th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब इस सॉल्यूशन में हमारे पास एक प्रॉब्लम रहने वाली है। ये सॉल्यूशन जो है वो वैलिड सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है वो चेक करते हैं। When x approaches to माइनस इन्फिनिटी, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको psi1 क्या मिलेगा। देन psi1 इज इक्वल टू a e की पावर x की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो k1 इंटू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस b, यहाँ पर x की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साथ में इन्फिनिटी को k1 से मल्टीप्लाई करके आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और e की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होता है। तो psi1 विल बी इक्वल टू 0 प्लस इन्फिनिटी मींस psi1 जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा जो कि वैलिड नहीं है। मींस x माइनस इन्फिनिटी कहां पर होगा, इधर होगा। ये हमारे पास x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आगे हमारे पास ये x इक्वल टू इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमारे पास x माइनस इन्फिनिटी हो रहा है तो हमारा वेव फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट हो रहा है, जबकि हमारा वेव फंक्शन जो है तीनों रीजन्स में फाइनाइट होना चाहिए तभी वो वैलिड वेव फंक्शन माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर psi1 जो है वो इनफाइनाइट हो रहा है, फाइनाइट नहीं है, तो ये नॉट वैलिड वेव फंक्शन है। तो इसको वैलिड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जिसकी वजह से ये इनफाइनाइट हुआ है उस टर्म को 0 करना होगा। ये इनफाइनाइट हुआ है
इस सेकेंड टर्म की वजह से, इस सेकेंड टर्म की वजह से, इस सेकेंड टर्म की वजह से, तो हमें क्या करना होगा, इस कांस्टेंट b को 0 पुट करना पड़ेगा ताकि साइवन जो है वो हमारा फाइनाइट हो सके। तो आप लिखेंगे सो टू कीप साइवन फाइनाइट वी चूज b इज इक्वल टू 0। तो साइवन को फाइनाइट रखने के लिए हमें b को 0 करना होगा, तो यहाँ पर b को 0 पुट कर दीजिए। सो इक्वेशन 8 बिकम साइवन इज इक्वल टू a e की पावर k1x, ये हमारे पास 9th इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास रीजन 1 का वैलिड वेव फंक्शन होगा, साइवन इज इक्वल टू a e की पावर k1x, जहां पर k1 जो है वो इसके k1 का स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है और a जो है वो कांस्टेंट है। ये हमारे पास 9th इक्वेशन होगी। इसका दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं क्योंकि इसके हमें आगे जरूरत पड़ेगी। d साइवन बाय dx इज इक्वल टू a e की पावर k1x, फिर x का जो कोफिशिएंट है k1 वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो d साइवन बाय dx इज इक्वल टू a k1 e की पावर आइटा k e की पावर k1x, ये हमारे पास 9th a इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रीजन 1 का काम जो है वो खत्म हो चुका है। जैसे हमने रीजन 1 के लिए वेव फंक्शन फाइंड किया, उसी तरह से अब हम रीजन 2 के लिए वेव फंक्शन फाइंड करेंगे। तो आप हेडिंग ना लीजिए इन रीजन 2। रीजन 2 में हमारे पास v जो है वो माइनस वी नॉट के बराबर है, v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट। तो इस फिफ्थ इक्वेशन में v की जगह माइनस वी नॉट पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा। सो इक्वेशन 5 बिकम्स d2 साई बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाय h कट स्क्वायर e। v की जगह माइनस वी नॉट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस वी नॉट साई इज इक्वल टू 0। और सेकेंड रीजन में जो हमारा वेव फंक्शन है वो साई 2 है, तो साई की जगह हम यहाँ पर साई 2 पुट करेंगे, साई 2 पुट करेंगे। बट ई जो है वो हमारे पास माइनस डब्ल्यू के बराबर है, तो इस ई की जगह माइनस डब्ल्यू पुट कर दो तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा d2 साई 2 बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाय h कट स्क्वायर माइनस डब्ल्यू प्लस वी नॉट साई 2 इज इक्वल टू 0। इस वी नॉट को पहले लिख दो, माइनस डब्ल्यू को बाद में लिख दो, तो ये बन जाएगा d2 साई 2 बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाय h कट स्क्वायर वी नॉट माइनस डब्ल्यू साई 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस टर्म को हम एक कांस्टेंट k2 स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा d2 साई 2 बाय dx स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साई 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी, जहां पर k2 स्क्वायर जो है वो 2m बाय h कट स्क्वायर v नॉट माइनस w को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास 11th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 10 कैन बी रिटन एज, इसका जनरल सोल्यूशन हमें साई 2 की वैल्यू देगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगी c e की पावर आइटा k2x प्लस डी ई की पावर माइनस आइटा k2x। ये हमारे पास 12th इक्वेशन होगी, जहां पर c एंड d जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं। एक चीज आपने नोट की होगी, जब यहाँ पर आइटा था तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर में आइटा नहीं था, यहाँ पर भी आइटा नहीं था। बट यहाँ पर हमारे पास आइटा नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट k2 स्क्वायर है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें हमारे पास आइटा और यहाँ पर माइनस आइटा जो है वो देखने को मिलेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये हमारे पास 12th इक्वेशन होगी। अब हम डी साई 2 बाय dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो ये बनेगा c कांस्टेंट है, e की पावर आइटा k2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा, e की पावर आइटा k2x, साथ में x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा जो कि है आइटा k2 प्लस d कांस्टेंट है, e की पावर माइनस आइटा k2x का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में वो होगा e की पावर माइनस आइटा k2x, साथ में x का कोफिशिएंट माइनस आइटा k2 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा d साई 2 बाय dx c आइटा k2 e की पावर आइटा k2x माइनस d आइटा k2 साथ में e की पावर माइनस आइटा k2x। ये हमारे पास 12th a इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो आप 12th इक्वेशन में साई 2 की वैल्यू देख रहे हैं, ये हमारे पास एक वैलिड वेव फंक्शन है रीजन 2 के लिए। रीजन 2 की जो लिमिट्स हैं वो x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन a के लिए हैं। इन दोनों लिमिट्स के अंदर हमारे पास जो वेव फंक्शन साई 2 होगा वो फाइनाइट वेव फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास साई 2 जो है रीजन 2 का एक वैलिड वेव फंक्शन हमें मिल गया है। इसी तरह से अब हम रीजन 3 का एक वैलिड वेव फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, मीन साई 3 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप लिखेंगे इन रीजन 3 में हमारे पास v जो है वो 0 के बराबर है। सो इक्वेशन 5 बिकम्स, तो v की जगह 0 पुट कर दो तो आपको मिलेगा d2 साई 3। रीजन 3 का जो वेव फंक्शन है वो साई 3 है, तो इस साई की जगह हम साई 3 पुट कर रहे हैं, नीचे dx स्क्वायर प्लस 2m बाय h कट स्क्वायर, यहाँ पर v को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2me बाय h कट स्क्वायर, साथ में साई 3 आ जाएगा। 2me बाय h कट स्क्वायर, साई की जगह साई 3 लिखना होगा आपको, इज इक्वल टू 0। तो e की जगह माइनस w पुट करेंगे तो आपको मिलेगा d2 साई 3 बाय dx स्क्वायर प्लस 2m बाय h कट स्क्वायर, e की जगह माइनस w पुट किया, साई 3 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, d2 साई 3 बाय dx स्क्वायर माइनस 2m w बाय h कट स्क्वायर, साई 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स रीजन 3 को हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। d2 psi3 by dx square minus 2m w by h cut square psi3 is equal to 0। इस माइनस को हम अगेन आयटा स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा d2 psi3 by dx square plus आयटा स्क्वायर 2m w by h cut square psi3 is equal to 0। तो स्टूडेंट्स 2m w by h cut square हमारे पास किसके बराबर था? रीजन 1 में हमने लिखा था k1 स्क्वायर के बराबर था, तो इसकी जगह पर हम k1 स्क्वायर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा d2 psi3 by dx square plus आयटा स्क्वायर k1 स्क्वायर psi3 is equal to 0। ये हमारे पास 13th इक्वेशन होगी, जहां पर k1 स्क्वायर जो है वो 2mw by h cut स्क्वायर के बराबर था। इसको हम ऑलरेडी इक्वेशन दे चुके हैं रीजन 1 के केस में, तो यहाँ पर हम इसको अगेन नंबरिंग नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल रीजन 1 की फाइनल इक्वेशन की तरह बन रही है, तो इसका सोल्यूशन भी रीजन 1 के सोल्यूशन के जैसा ही होगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे आप? द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 13 कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पर आयटा है तो इसके सोल्यूशन में आपको कहीं भी आयटा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसका सोल्यूशन आपको psi3 की वैल्यू देगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगी, अ कांस्टेंट f e की पावर, यहाँ पर जो k1 लगा हुआ है वो आएगा पावर में e की पावर k1x प्लस दूसरा कांस्टेंट g, साथ में e की पावर माइनस k1x आ जाएगा। यहाँ पर भी आटा नहीं लगाना, यहाँ पर भी आटा नहीं लगाना, क्योंकि इक्वेशन में ऑलरेडी आटा प्रेजेंट है। ये हमारे पास 14th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमें चेक करना है कि psi3 क्या इस जो कि रीजन 3 का वेव फंक्शन है, क्या वो x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर वैलिड होता है कि नहीं होता, वो अब हमें चेक करना होगा। तो स्टूडेंट्स जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो इस केस में psi3 की वैल्यू क्या हमें मिलेगी? f e की पावर x का इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी इंटू k1 हो जाएगा, इंफिनिटी प्लस g, यहाँ पर x का इंफिनिटी पुट करेंगे तो k1 इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस साइन जो है वो एज इट इज रहेगा। e की पावर इंफिनिटी जो है वो इंफिनिटी होता है तो ये पूरी टर्म इंफिनिटी हो जाएगी, e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो psi3 यहाँ पर इन्फिनाइट हो जाएगा, और इन्फिनाइट वेव फंक्शन जो है वो वैलिड वेव फंक्शन नहीं होता है। तो रीजन 3 के वेव फंक्शन psi3 जो है वो इन्फिनाइट किसकी वजह से हो रहा है? कौन सी टर्म की वजह से हो रहा है? इस फर्स्ट टर्म की वजह से हो रहा है, इस फर्स्ट टर्म की वजह से हो रहा है, इस फर्स्ट टर्म की वजह से हो रहा है। तो अगर आपको psi3 को फाइनाइट रखना है जो कि वैलिड वेव फंक्शन होगा, उसके लिए आपको इस फर्स्ट टर्म में जो कांस्टेंट है f उसको जीरो पुट करना होगा, तभी ये टर्म जो है वो जीरो हो पाएगी, तभी आपका psi3 जो है वो फाइनाइट हो पाएगा। इसकी वजह से psi3 जो है वो इन्फिनाइट हो रहा है when x approaches to infinity पर। So to keep psi3 finite we choose f is equal to 0। तो psi3 को फाइनाइट बनाने के लिए f को जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। Hence equation 14 becomes psi3 is equal to g e की पावर माइनस k1x, ये हमारे पास 15th इक्वेशन होगी। तो रीजन 3 का जो वैलिड वेव फंक्शन होगा वो हमारे पास ये होगा 15th इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो स्टूडेंट्स इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं क्योंकि इसके आगे में जरूरत पड़ेगी। d psi3 by dx क्या हो जाएगा? g कांस्टेंट है e की पावर माइनस आयटा k1x, मल्टीप्लाई में x का कोएफिशिएंट आ जाएगा माइनस k1, इस माइनस k1 को आगे ले आओ, d psi3 by dx इज इक्वल टू माइनस g k1 e की पावर माइनस आयटा k1x, ये हमारे पास 15th ए इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन फाइंड किया था जो कि 9th इक्वेशन में निकल के आया था, ये हमारे पास कांस्टेंट था a। रीजन 2 का वेव फंक्शन जो है वो हमने 12th इक्वेशन में कुछ इस तरह से फाइंड किया था, और रीजन 3 का वैलिड वेव फंक्शन हमने 15th इक्वेशन में फाइंड कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? इन वेव फंक्शंस में जो कांस्टेंट्स हैं a, c, d और g की वैल्यूज फाइंड करना, और इनकी वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से, और साथ के साथ इस टॉपिक का बचा हुआ पार्ट हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे उन बाउंड्री कंडीशंस के साथ जिनकी हेल्प से हम इन कांस्टेंट्स a, c, d एंड g की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और ये भी हम देखेंगे कि पार्टिकल की जो एनर्जी होंगी इस पोटेंशियल वेल में वो हमारे पास डिस्क्रीट रहने वाली हैं, वो हम कैसे शो करेंगे, ये सारा कुछ हम पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। टिल देन टेक केयर।